एक बार में मजा लीजिए। मैं वह प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, कोई पीवीपी नहीं। दर्शकों का समर्थन के लिए धन्यवाद। वह मिमन शैतानी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति है। बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन असल में बहुत बीमार रहता है। उसके शरीर पर थोड़ा दबाव पड़ते ही वह खून थूकने लगता है। वह है लॉयड। और मिमन के पीछे, मिमन राजा के दिल में लॉयड के लिए ऐसा कुछ नहीं जो वह पूरा न कर सके। 12 सेनापतियों की नजर में लॉयड बहुत ताकतवर और क्रूर है। यहाँ तक कि योद्धा हीरो को भी हरा सकता है। वह न सिर्फ मिमन राजा का खुला तुरुप का पत्ता है, बल्कि पूरे मिमन लोक में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। हालांकि लॉयड या तो नौकरी छोड़ने के रास्ते पर होता है या त्याग पत्र देने जा रहा होता है। इससे मिमन राजा बहुत नाराज होता है। क्यों अपने सबसे प्यारे अधिकारी लॉयड ने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। अगले ही पल मिमन राजा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, लेकिन वह पिल्ला बनकर रोता है। लॉयड की जान पकड़कर कहता है कि निश्चित रूप से उसने लॉयड के साथ अन्याय किया है, या किसी मामूली व्यक्ति ने लॉयड को नाराज किया है। तभी लॉयड हैरान करने वाली बात कहता है, क्या मुझे मारना चाहते हैं? मिमन राजा डर जाता है, लॉयड को पकड़ लेता है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना महत्व देता हूँ, फिर भी ऐसा दुखदायी शब्द कहते हो। वह कहता है कि अगर लॉयड को लगता है कि उसे फ्रंटलाइन न भेजने से तकलीफ हुई है तो वह गलत है। उसकी सेहत को आराम चाहिए। तभी लॉयड के शरीर से खून अपने आप थूकने लगता है, टपकता है। मिमन राजा घबरा जाता है। पूरे महल में उसकी आवाज गूंजती है। लॉयड के डॉक्टर इलाया को बुलाया जाता है। इलाया बताती है कि सेनापति लॉयड को आखिरी युद्ध से लड़ते समय भीतरी चोटें लगी थी, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मिमन राजा को यह सुनना मंजूर नहीं। वो कहता है कि जल्द से जल्द लॉयड को ठीक करो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इलाया हुक्म मान लेती है। मिमन राजा तुरंत मेडिकल टीम को लॉयड को कमरे में भेजने का आदेश देता है। इस तरह लॉयड को गाड़ी में कमरे तक ले जाया जाता है। रास्ते में लॉयड को योद्धा से लड़ने के बाद कोई अनजानी भीतरी चोट लगी है। भले ही उसकी ताकत बहुत कम हो गई हो, फिर भी वो मिमन लोक में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। लॉयड सिर्फ नौकरी छोड़ना चाहता है, कहीं आराम से कॉफी पीना, देर तक सोना, सुखी जीवन जीना चाहता है, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं। मेडिकल टीम को अपनी अक्षमता पर शर्म आती है। लॉयड को ठीक देखकर वे सब चले जाते हैं। सबकी उम्मीदों के बीच लॉयड का दम घुटता है। वो असल में एक साधारण आदमी है। वो मिमन लोक का सबसे ताकतवर सेनापति है, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर है। हालांकि लॉयड ये झूठ बोलता है कि योद्धा से लड़ने के बाद ये परिणाम है, लेकिन अगर कहीं मिमन राजा को पता चल गया कि लॉयड जन्म से कमजोर है तो वो शायद उसे मार डालेगा। तब वो अपनी जान गंवा देगा। मिमन लोक के 12 सेनापतियों को अगर पता चला कि लॉयड कमजोर है तो वे उसे अपना नया खिलौना बना लेंगे। तो सोचकर ही लॉयड सहम जाता है। वो मिमन लोक छोड़ने की सोच और पक्की कर लेता है। तभी उसका सहायक एयर्न मानव संसार से वापस आता है। उसे पता चलता है कि सेनापति लॉयड अस्वस्थ है, तो वो तुरंत उससे मिलने आता है और मानव संसार से दर्पण घन नामक वस्तु लाता है ताकि लॉयड आराम के समय इसे खेल सके। वो पूछता है, इस समस्या को क्या उपाय? लॉयड कहता है, शायद पुनर्जन्म, रेबर्थ चाहिए। सहायक एयर्न यह परिणाम स्वीकार नहीं करता। सेनापति लॉयड ने पूरे मिमन लोक को बचाया है। वो सोचता है कि बाद में डॉक्टर इलाया को पकड़कर कड़ी पूछताछ करेगा ताकि सेनापति जल्दी ठीक हो जाए। लॉयड एयर्न का चेहरा देखकर समझ जाता है कि वह कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो आराम का बहाना बनाकर एयर्न को जाने को कहता है। इधर मिमन राजा ध्यान से लॉयड का त्यागपत्र पढ़ रहा है। वो नहीं समझ पाता कि उस चुपचाप चेहरे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन सोचना भी क्या, पहली बार मिलते ही लॉयड ने योद्धा को मार गिराया था, और वो भी अहम जगहों पर वार करके योद्धा को खुद को बचाने से रोका, और वो खुद सुरक्षित खड़ा रहा। तब मिमन राजा ने लॉयड को अपनी सेना में शामिल होने का न्योता दिया था। उसके बाद से वो लॉयड के साथ बेहद पक्षपात करता है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को वह मनमाना काम नहीं दे सकता। तभी मिमन राजा को एक दिलचस्प दस्तावेज मिलता है। वह तुरंत सभी सेनापतियों को बैठक के लिए बुलाने का आदेश देता है। ऐसा करने से लॉयड शायद खुश हो जाएगा। इधर लॉयड उदास चेहरे के साथ रास्ते पर चल रहा है। वो सोचता है, मिमन राजा ने पहले तो मुझे आराम करने को कहा, फिर अचानक सेनापतियों की बैठक बुला ली। क्या उसे मेरे अत्यधिक कमजोर शरीर का पता चल गया? क्या ये बैठक इसलिए है कि सब मिलकर मुझे खत्म करने का तरीका सोचे? लॉयड का काला चेहरा देखकर आगे के सैनिक अपने साथी मुंहफट सैनिक को चुप करा देते हैं, लेकिन फिर भी महिला सैनिक की बातें सुनाई देती है। कहती है कि लॉयड आजकल लड़ नहीं सकते, इसलिए उन पर बहुत दबाव है, जरा सी चूक पर सामने वाले को मार डालेंगे। जैसे जैसे लॉयड के बारे में गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं, उसका मिमन लोक में जीवन उतना ही आरामदायक होता जाता है। फिर लॉयड अपने कपड़े संभालता है और सैनिकों से दरवाजा खोलने को कहता है।
दरवाजा खुलता है तो मेमन राजा एक शरारती चेहरा बनाए बैठा है। पूरा कमरा गंभीरता से भरा है। लॉयड सोचता है अब मुसीबत आ गई। तभी प्रथम सेनापति जेकर कहता है, आपकी जगह राजा के बगल में है। तीसरे सेनापति मोड को हर बार लॉयड का कमजोर शरीर देखकर उससे मुकाबला करने की इच्छा होती है, ये जानने के लिए कि क्या लॉयड वाकई उतने ताकतवर है जितनी अफवाह है। छठे सेनापति वेलिंगटन को लगता है कि लॉयड बहुत अहंकारी है, इतनी देर से आया। चौथे सेनापति एडेलिया को लगता है कि लॉयड के पास कोई वजह होगी। 11वीं सेनापति लिली बहुत गुस्से में है कि वेलिंगटन ने लॉयड का अपमान किया। बैठक में बैठते ही लॉयड पर तमाम निगाहें टिक जाती है। मेमन राजा पूछता है, तबीयत कैसी है? तभी एक सैनिक लॉयड के लिए पेय लाता है। लॉयड बहुत खुश होता है। मेमन लोक में जहाँ संसाधन कम है वहाँ अंगूर का शराब पीना आसान नहीं। सोचा इस बैठक में भरपेट शराब पिएगा, लेकिन पहले घूंट के साथ उसका चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाता है अब पकड़ा गया। बाकी सेनापति शराब पी रहे हैं, लेकिन लॉयड को सिर्फ मीठा पानी मिला है। मेमन राजा ने उसके साथ ऐसा भेदभाव किया है। मेमन राजा लॉयड का उदास चेहरा देखकर जल्दी से बताता है कि उसने खुद ऐसा कहा था, लेकिन लॉयड ये समझता है इस बैठक के बाद मुझे मार दिया जाएगा, और मारने से पहले भी उन्होंने मुझे एक घूंट शराब नहीं दी। मेमन राजा कहता है, नाराज मत हो, ये बैठक खास तुम्हारे लिए है। फिर वो छठे सेनापति से कहता है कि वो इस बैठक का मकसद विस्तार से बताए। 12वीं सेना के क्षेत्रों में अचानक बहुत सारे जीव शैतानी प्राणी पैदा हो गए हैं। एक छोटा सा हिस्सा गांव तबाह हो चुका है। 12वीं सेना के पास इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें पूरी तरह खत्म कर सके, बस रोक पा रहे हैं। बाकी ग्रामीण दीवारों वाले शहरों में चले गए हैं। ये जीव मेमन राजा द्वारा बनाने की प्रक्रिया में बने असफल जीव है। उनमें कोई सोच नहीं, बस खून खराबा करना जानते हैं। पहले योद्धा इन्हें दबा देते थे तो संख्या मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब लॉयड ने योद्धा को मार डाला, इसलिए 12वीं सेना को मदद चाहिए। तब लॉयड को समझ में आता है कि इस बैठक का असली मकसद क्या है। मेमन राजा इसी बहाने उसे खत्म करना चाहता है। उसने सोचा भी नहीं था कि योद्धा को खत्म किया जाए। आखिर शुरू में तो मेमन राजा ही योद्धा को मारना चाहता था। मेमन राजा लॉयड की तरफ देखता है, सही आदमी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर वो मुस्कुराता है, हमारे सेनापति मदद के लिए जाएंगे। लॉयड इस चाल से चकरा जाता है। मेमन राजा आगे कहता है, लॉयड बस हल्का फुल्का घूमाओ, मन हल्का कर लो। राजा का लहजा ऐसा है जैसे लॉयड सब्जी लेने बाजार जा रहा हो। लॉयड के पास आखिर कितनी ताकत है कि राजा को इतना भरोसा है। तब लॉयड बीमारी का बहाना बनाने ही वाला था कि तीसरे सेनापति ने पहले ही पूछ लिया, क्या तुम डर गए? बहाना मत बनाओ। चौथा सेनापति बीच में बचाता है। सेनापति सोच रहे होंगे कि जीवों को जल्दी कैसे खत्म किया जाए। तीसरा सेनापति ये सुनकर गंभीर हो जाता है। वो सच में लॉयड से मुकाबला करना चाहता है। तब मेमन राजा फिर मिन्नत करता है, लॉयड फ्रंटलाइन जाकर पीछे रहकर सेना को संभालना, इससे तुम्हारा दबाव कम होगा। ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। लॉयड सोचता है, अगर ये मुश्किल नहीं है तो और क्या मुश्किल है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के सामने लॉयड के पास कोई चारा नहीं बचता। वो मदद पर जाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन असल योजना होती है इसी बीच मेमन लोक से भाग जाना। वो दोहरे व्यक्तित्व वाला है, एक डरपोक कमजोर लॉयड, दूसरा वो ताकतवर और क्रूर सेनापति जिससे सब डरते हैं। उदास चेहरे के साथ लॉयड रथ पर बैठा रहे। वो महल से पहले ही भागने की सोच रहा था, लेकिन रास्ते में मेमन राजा मिल गया। राजा ने समझा कि लॉयड काम के प्रति उत्सुक है, इसलिए उसे पहले ही फ्रंट लाइन भेज दिया। लॉयड राजा को यह नहीं बता सकता कि वो इंसानी साम्राज्य भागना चाहता है। अगर साम्राज्य भी गया तो वहां सम्राट उसे मेमन लोक पर हमला करने को कहेगा। ऊपर से उसका भाई भी हर समय उसे मिटाने की फिराक में रहता है। अच्छी बात यह है कि उसकी सेना में प्रतिभाशाली लोग हैं। सहायक एरन तो आम लोगों के मुकाबले बहुत मजबूत है। इस यात्रा में उसे खुद कुछ नहीं करना, बस देखना है। तब लॉयड अपनी लंबे समय से चाही हुई अंगूर की शराब निकालता है। ये उसने बैठक के बाद चोरी से ली थी। शराब तनाव दूर करने का सबसे अच्छा जरिया है। मेमन महल में एक सेन आपत्ति चिंता करता है कि लॉयड इतने सारे जीवों का सामना नहीं कर पाएगा। मेमन राजा कहता है, चिंता मत करो, हमारा सेनापति बहुत मजबूत है और ऊपर से उसके पास एक और ताकत है। उधर लॉयड की सेना गांव पहुंचती है। वहां का नजारा बहुत बुरा है। सहायक एरन देखता है कि जीव अभी दूर नहीं गए हैं। वो उन्हें रोकता है और सैनिकों को लड़ने का आदेश देता है। सैनिक एक एक वार से जीवों को काट डालते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आसपास जीवों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। तभी एक विशालकाय जीव एरन पर हमला करता है। तभी लॉयड एक ही वार में उस जीव का सिर काट देता है और चारों तरफ शांति छा जाती है। एरन जान बचने पर धन्यवाद ही देने वाला था कि लॉयड पूछता है, क्या तुम दुश्मन हो? एरन घबरा जाता है। लॉयड नशे में लग रहा है। वो कहता है, नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ। लॉयड फिर दूसरी तरफ देखता है तो यह दुश्मन है। जीव हमला करता है जिससे लॉयड के मुंह से खून निकलता है। फिर एक पल के बाद लॉयड तय कर लेता है कि दुश्मन कौन है। उसके बाद वहां नर्क मच जाता है।
लॉयड बिना रुके मारता जाता है। जिन जीवों में कोई सोच नहीं वे भी डर से भागने लगते हैं। वो साम्राज्य का कैदी युद्ध यंत्र था। बचपन से युद्ध में झोंका गया। 10 साल के लगातार खून खराबे के बाद वो बिना भावना का हत्यारा बन गया। जीवन मृत्यु के बीच कई बार संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसका विस्फोट हुआ। उसने साम्राज्य से बदला लेने की ठानी और यही दूसरा व्यक्तित्व सेनापति जन्मा। अचानक लॉयड की नींद खुलती है। वो हैरान है कि वहाँ कमरे में कैसे है। तब एरन और इलाया आकर पूछते हैं, अब कैसा लग रहा है? अपनी हालत से ज्यादा लॉयड पूछता है, जीव मारे गए? एरन तुरंत बताता है, सेनापति आपकी वीरता से सभी जीव मारे गए, काम पूरा हुआ। लॉयड चकरा जाता है। उसे सिर्फ याद है कि रथ में उसने मिमन राजा की 990 साल पुरानी शराब पी थी। उसके बाद की यादें धुंधली हैं। इलाया भक्ति भाव से देखती है, लॉयड आपने अकेले ही सब जीव मार डाले। एरन जलन से देखता है, फिर वादा करता है कि वह और मजबूत बनेगा ताकि लॉयड के साथ कदम से कदम मिला सके। लॉयड इस बीच एरन की उत्साही हरकतों पर कुछ अजीब सा महसूस करता है। तभी चौथा और तीसरा सेनापति दरवाजे पर आते हैं। चौथा पूछता है, तबीयत कैसी है? तीसरा चिल्लाता है, इतनी जोर से मत बोल, क्या पता नहीं सेनापति आराम कर रहे हैं? उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी प्रथम सेनापति जैकर चुपचाप आकर कहता है, तुम लड़ने आए हो या सेनापति से मिलने? लॉयड भीतर ही भीतर चिल्लाता है, बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। प्रथम सेनापति कहता है, लॉयड थोड़ा आराम करो, जरूरी नहीं कि जो दिखे उसे मार डालो। लॉयड हैरान होता है, किसे? तीसरे सेनापति के तनाव भरे चेहरे को देखकर लॉयड मुस्कुराकर कहता है, भले ही सामने वाला तुमसे कमजोर हो, उस पर रहम करना। प्रथम सेनापति कहता है, लॉयड तुमने कामयाबी हासिल की। चौथा सेनापति उत्साहित होकर कहता है, लॉयड पूरे मिमन शहर में तुम्हारे कारनामों की चर्चा है। तुमने अकेले ही सब जीव मार डाले, जैसे कोई युद्ध देवता आ गया हो। लॉयड बेहद हैरान होता है, कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है? तभी तीसरा सेनापति कुछ पूछता है। लॉयड को बुरा लगने लगता है। लॉयड जब तबीयत ठीक हो जाए तो कृपया मेरे साथ एक भयंकर मुकाबला करे। लॉयड सोचता है, ये विशालकाय इतना मजबूत है कि एक मुक्के में मुझे चूर चूर कर देगा। वह बहाना बनाता है, अभी जीवों से लड़ने के बाद मेरी ताकत ठीक नहीं है, कहीं तुम मारे गए तो? तीसरा सेनापति लॉयड को कायर समझता है। तब प्रथम सेनापति समझाता है, लॉयड डरते हैं कि कहीं मुकाबले में तुम मारे ना जाओ। तीसरा सेनापति ये सुनकर विस्मय में पड़ जाता है। सच में मिमन राजा ने सही चुना। तुरंत वह झुक जाता है। लॉयड मैं जान न लड़ाने वाला मुकाबला चाहता हूँ, आपने दया दिखाई, धन्यवाद। एरन सोचता है, लॉयड सच में अद्भुत है। बिना कुछ किए ही तीसरे सेनापति ने हार मान ली। लॉयड कुछ समझता है। इससे पहले ही तीसरा सेनापति दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, जब मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मारा ना जाओ, तब फिर मुकाबला करूंगा। लॉयड तुरंत मना करता है। तीसरा सेनापति अपनी ही दुनिया में उत्साहित होकर जाने लगता है और कहता है, फिर मिलेंगे। प्रथम सेनापति लॉयड को धन्यवाद देता है, आपकी वजह से तीसरा सेनापति ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ। तभी लॉयड का सिर चकराता है और वो गिरने लगता है। एरन उसे पकड़ता है। एरन कहता है, सेनापति आपको अभी आराम चाहिए। चौथा सेनापति मुस्कुराता है, लॉयड अच्छे से आराम करो, हम जा रहे हैं। लॉयड के मन में बस एक ही विचार है, मिमन लोक से भागना। तभी प्रथम सेनापति बोलता है, जब आप तीसरा सेनापति से पता लगते हैं तो क्या मैं आपको मुकाबला करूंगा? लॉयड ये सोचे कि हथियार पास ही नहीं मिलेगा। लॉयड ये सुनकर बेहोश हो जाता है। वह मिमन लोक का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति है। शराब पीते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह सामने वाले हर दुश्मन को खत्म कर डालता है। बस थोड़ी सी समझ से फैसला करता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। सामान्य अवस्था में लॉयड डरपोक होता है। अभी लॉयड चुपके से कमरे से बाहर निकलकर मिमन महल छोड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि सहायक एरन भक्ति भाव से कहता है, सेनापति क्या आप सेना को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं? डॉक्टर इलाया भी कहती है, मरीज को व्यायाम से ही जल्दी आराम मिलता है। तभी लॉयड के दिमाग में तीसरे सेनापति की मजबूत काया घूम जाती है। वह हर समय उनके वादे की बात कर रहा है। दबाव महसूस करते हुए लॉयड सामने पड़े पत्थर को लात मारता है। पत्थर हवा में तेजी से घूमकर एक मिमन के सिर पर जा लगता है। वह मिमन गुस्से से चिल्लाता है, कौन है मेरे सिर पर पत्थर मारने वाला? फिर उसे पता चलता है कि सामने स्वयं सेनापति लॉयड है। वह सोचता है, अब मुसीबत आ गई। लॉयड का दिल भी धड़क रहा है। उस मिमन के सिर पर बड़ी गांठ पड़ गई है। मिमन तुरंत झुककर माफी मांगता है, लॉयड मुझे माफ करे, बहुत जोर से बोल दिया, आपको परेशान किया। लॉयड बहुत शांत स्वर में कहता है, क्या तुम लोग किसी नीच मिमन को सबक सिखा रहे थे? अगर कोई बात नहीं है तो हम लोग जाते हैं। लॉयड राहत की सांस लेता है कि वह मिमन उससे कुछ नहीं बोलता। वह मिमन जिसका नाम सीन है, जो डर से कांप रहा है, पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसने उसे घृणा से नहीं बल्कि दया से देखा। लॉयड अपना हाथ बढ़ाता है। वो मिमन के दिल में सुरक्षा का एहसास पैदा करता है। लॉयड उसे सांत्वना देता है। सीन ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। वो पूछता है, लॉयड क्या अब आपके पास समय है?
मैं तुरंत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉयड उसकी अजीब निगाहों को देखकर थोड़ा घबराता है। सीन कहता है, मैं आपको मिमन महल का आंगन बगीचा दिखाना चाहता हूँ और कुछ ऐसे पौधे देना चाहता हूँ जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं। लॉयड को आश्चर्य होता है, इतने भयानक मिमन महल में भी बगीचा है। सीन बताता है, मैं मिमन शहर में पौधों का रखवाला हूँ, मेरा नाम सीन है। तब लॉयड के मन में सुंदर फूल और हरी भरी वनस्पति की छवि आती है। वो सीन से रास्ता दिखाने का आग्रह करता है। थोड़ी देर में सीन उसे अपने बगीचे में ले जाता है। लॉयड सुंदर वातावरण में डूबा ही था कि अचानक एक फूल खिलता है और उसे काटने दौड़ता है। लॉयड डर जाता है। सीन तुरंत उस फूल को समझाता है, ये लॉयड है, इसे डराओ मत। फिर वो मीठी आवाज में लेकिन डरावने अंदाज में कहता है, अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लॉयड समझ जाता है, यहाँ के पौधे भले निर्दोष दिखे लेकिन इनका खाना बन सकते हैं। वो बहाना बनाता है, मुझे सेना का प्रशिक्षण देखना है, और वहां से निकल जाता है। सीन उसे जाते देखता है और सोचता है कि लॉयड फिर आएगा, तब वो उसे और पौधे देगा। लॉयड डर से रोंगटे खड़े होते हुए प्रशिक्षण मैदान में पहुंचता है। वहां हथियारों के रैक पर रखी लकड़ी की तलवार देखता है। हैरानी होती है कि यह हल्की दिखने वाली तलवार असल में बेहद भारी है। वो सोचता है कि मैदान में जाने के लिए छोटी तलवार बेहतर रहेगी। लॉयड के सैनिक उसे देखकर घबरा जाते हैं। सेनापति, आपकी तबीयत कैसी है? आपने अकेले ही सब जीव मार डाले, हमें बहुत चिंता हुई। हम बिल्कुल भी आलस्य नहीं कर रहे थे, बस थोड़ी देर बाहर गए थे। लॉयड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, कुछ उपदेश देता है, फिर प्रशिक्षण शुरू करने को कहता है। तभी एक सैनिक अचानक हमला करता है। लॉयड का पैर फिसलता है लेकिन वह उस हमले से बच जाता है और फिर तुरंत जवाबी हमला करता है। लॉयड को पता चलता है कि यह सैनिक असल में इंसान है। मिमन शहर में इंसान कैसे? लॉयड बहुत गुस्से में उस इंसान को तलवार से मारता है, फिर कलाई घुमाते हुए सैनिकों को आदेश देता है, मिमन राजा को सूचित करो, इस इंसान को कैद कर लिया जाए। लॉयड बिना रुके वहां से चला जाता है। सैनिक सोचते हैं, सेनापति हमसे बहुत निराश है। उन्होंने बिजली की तरह हमला बचाया और वापस हमला किया। हमारे सामने हम जैसे पारदर्शी थे। अब हम कड़ी मेहनत करेंगे ताकि सेनापति हमारी उपस्थिति महसूस कर सके। इधर लॉयड की कलाई तलवार चलाने से बहुत सूझ चुकी है। वह सोचता है, सारे परेशानी सैनिकों पर डालकर अब कमरे में जाकर आराम करता हूँ। कुछ देर सोने के बाद अचानक लॉयड देखता है कि मिमन राजा उसके कमरे में चाय पी रहा है। राजा चाय का प्याला रखकर कहता है, माफ करना, मामला बहुत जरूरी है, क्या थोड़ा समय निकाल सकते हो? लॉयड डर जाता है, हाल ही में मैंने कुछ नहीं किया। वह पूछता है, क्या वह इंसान वाला मामला है? मिमन राजा उसके कंधे पर हाथ रखता है। हाँ, अभी मेरे साथ जेल चलना है। मिमन लोक की जेल कल्पना से भी भयानक है। वह इंसान के चारों तरफ मिमन पड़े हैं। इंसान खून से लथपथ लॉयड की तरफ घूर रहा है। बस एक रात में ये हाल हो गया। तब मिमन राजा पूछता है, लॉयड, क्या ये तुम्हें परिचित नहीं लगता? ये इंसान मिमन सेनापति से आमने सामने लड़ सकता है और मेरे सामने इसकी ताकत और बढ़ जाती है। लॉयड को पहचान होती है, ये हीरो है। असफल योद्धा अपने प्राण देकर बीज के टुकड़े बन जाता है और साम्राज्य उन टुकड़ों को जोड़ता है। ऐसे लोग हीरो कहलाते हैं। ये इंसान उनमें से एक है, लेकिन ये हीरो भी तो साम्राज्य के कुत्ते हैं। मिमन राजा कहता है, वीरों के अवशेषों से बना है लेकिन असली हीरो नहीं लगता, फिर भी उसे फेंकना व्यर्थ होगा। सम्राट क्या चाहता है? लॉयड आग्रह करता है, कृपया मुझे इससे अकेले में बात करने दीजिए। मिमन राजा तुरंत मान जाता है। वो लॉयड की हर बात मानता है। वो इंसान गुस्से से चिल्लाता है, लॉयड, तुम देशद्रोही हो। सम्राट का विश्वास पाकर हीरो बने, फिर मिमन लोक से जा मिले। लॉयड कहता है, तुम तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, तुम एक ठुकराया हुआ व्यक्ति हो। सम्राट ने मुझे देशद्रोही मारने का महत्वपूर्ण काम दिया है, लेकिन जिस तरह तुम मुझे देशद्रोही कह रहे हो वही सबूत है कि वह तुम्हें भूल चुका है। सोचो, तुमने क्या अपराध किया कि सम्राट ने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया? थोड़ी देर में लॉयड उस इंसान का दिमाग बदल देता है। वह समझाता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब साम्राज्य के लिए है। वह इंसान डर से कांपता है। मैंने सब कुछ साम्राज्य को दिया, फिर वह सम्राट से बदला लेने की बातें करने लगता है। लॉयड को उठकाई आती है, इसकी वफादारी बहुत कमजोर है। मिमन राजा पूछता है, इसके साथ क्या करना है? लॉयड कहता है, इसे मार देना बेहतर होगा। मिमन राजा कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले तुमसे एक बात पूछनी है। लॉयड की आंखें चौड़ी हो जाती है। राजा कुछ बुरी योजना बना रहा है। राजा कहता है, प्रथम सेनापति ने कहा है फ्रंट लाइन से तुरंत मदद की मांग है। इस बार हीरो लड़ने वाला है, असली हीरो। तुम्हें दिलचस्पी होगी, जब तुम्हारे पास सिर्फ टुकड़ा भेजा तो असली हीरो क्यों भेजा? इसलिए ये काम भी तुम्हारा है। लॉयड को कुछ पता नहीं चलता। वह कमरे से बाहर आता है और सोचता है, मैं तो राजा के साथ जेल गया था, फिर बदले में मुझे एक भयानक मैदान में भेज दिया गया। पहले से ही मेरी याददाश्त जाती रहती है, शायद कोई बीमारी है। सहायक एरन उसे रथ पर चढ़ने को कहता है। लॉयड सोचता है, जो होगा देखा जाएगा।
मरने से पहले उस हीरो को देख तो लूं। एरन के मन में विचार आता है। सेनापति लॉयड अभी जीवों का शिकार करके थोड़ा संतुष्ट हुए हैं, लेकिन ये उनकी भूख पूरी नहीं कर सकता। भले मैदान कितना ही खतरनाक हो, लॉयड को शिकार चुनने से कोई रोक नहीं सकता। तभी 11वीं सेनापति लिली, जिसकी कोमल आवाज सुनकर लॉयड सहम जाता है, वह लॉयड को घूर रही है। लॉयड सोचता है, ये प्यारी दिखती है, लेकिन इसकी ताकत मिमन राजा के बाद ही आती है। मैं इसकी सुंदरता में न फंसूं। लिली अपनी पीठ में हाथ डालकर एक प्रेम क्रिस्टल निकालती है और लॉयड को देती है। उस पर जादू है जो एक जानलेवा हमले को रोक सकता है। लॉयड मना करता है, लेकिन क्रिस्टल चुरा लेता है। अनजाने में वह लिली के कंधे पर हाथ रखता है, फिर तुरंत समझता है कैसे आराम की स्थिति में आ गया। एरन कहता है, लिली आपका बहुत धन्यवाद। लिली और एरन आपसी प्रशंसा करने लगते हैं। लॉयड उन्हें देखकर सोचता है, बस हो गया। वह रथ पर चढ़ जाता है। वह सम्राट का युद्ध नायक था, योद्धा, हीरो उसका साथी था। एक मिशन में योद्धा उसकी गोद में मर गया और अब वह मिमन राजा का सबसे कीमती व्यक्ति है। लॉयड रथ पर सवार होकर पिछले मिशन के बारे में सोचता है। रास्ते में बहुत लोग मारे गए थे। योद्धा ने उसे पीछे रहने को कहा था। युद्ध सेना पर छोड़ो, यह मीमन राजा 10,000 साल में सबसे मजबूत है। अगर सब मारे गए तो सूचना कौन पहुंचाएगा? लॉयड, तुम जीवित रहकर और कर सकते हो। लॉयड ने सम्राट से एक इच्छा मांगी थी, जिसके लिए बहुत बड़े कारनामे चाहिए थे। योद्धा समझ गया था, तुम जीवित रहकर सूचना पहुंचाओ, यही सबसे अच्छा है। जाते समय उसने कहा था, लॉयड, वादा करो जब मैं लौटूं तो मुझे बताना कि तुमने क्या इच्छा मांगी थी। लॉयड घने जंगल में बहुत देर तक रुका रहा, फिर सोचा, बस एक बार झांक कर देखता हूँ। अगर जीत गए तो सब साथ वापस जाएंगे, हार गए तो मैं भाग जाऊंगा। लॉयड देखता है कि योद्धा मिमन राजा के हाथों बुरी तरह हार चुका है। राजा उसे एक शब्द कहने का मौका देता है। योद्धा के शरीर से ऊर्जा फूटती है, वो खुद को उड़ाने वाला है। लॉयड सोचता है, भागना होगा, सम्राट को सूचित करना होगा। लेकिन तभी एक मिमन आकर लॉयड पर हमला करता है। लॉयड उससे बचता है, फिर अपनी छोटी तलवार निकालकर चतुराई से मिमन के गले पर वार करता है, लेकिन वो वार त्वचा तक ही पहुंच पाता है। लॉयड सोचता है, अब मैं मर गया। तभी पास में धमाका होता है और लॉयड नीचे गिरने लगता है। गिरते समय वो मिमन को पकड़ लेता है। मिमन का शरीर बड़ा है, इससे गिरना भयंकर हो जाता है। धूल छंटने पर पता चलता है कि उस मिमन के नीचे लॉयड जीवित है, लेकिन उसने गलती से मिमन लोक के 7वें सेनापति को मार डाला। आगे मिमन राजा बैठा है, उसकी नजरें बताती हैं कि वो अभी लॉयड को मार डालेगा। लॉयड योद्धा के पास भागता है, माफी मांगता है। योद्धा आत्मविस्फोट रोक देता है और अपनी ताकत लॉयड को देने की कोशिश करता है। मिमन राजा भी चकित होता है, योद्धा, तुम पागल हो? आत्मविस्फोट छोड़कर अपनी ताकत किसी और को दे रहे हो। तब लॉयड का कमजोर शरीर मिमन लोग के प्रभाव से खून थूकने लगता है, लेकिन मिमन लोग यह देखकर समझते हैं कि इस इंसान ने आत्मविस्फोट कर रहे योद्धा को मार डाला और खुद उसकी ताकत सह ली। वे हैरान है कि वह बचा कैसे। लॉयड आत्महंसी करता है, क्या फर्क पड़ता है, अब तो मरना ही है। मिमन राजा को वह दिलचस्प लगता है। इस स्थिति में भी हंसी आ रही है। वह पूछता है, इंसान, तुम्हारा नाम? लॉयड। राजा उसे मिमन सेना में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। लॉयड शांत दिखते हुए मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। उस दिन से मिमन लोक में उसके बारे में अफवाहें बढ़ती गईं और वह बचता रहा। इस समय लॉयड मिमन लोक की सीमा पर पहुंचता है। प्रथम सेनापति बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उसका स्वागत करता है। लॉयड मुस्कुराता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। प्रथम सेनापति लॉयड के चेहरे पर युद्ध की लालसा देखता है, लेकिन लॉयड असल में डरा हुआ है। सहायक एरन लॉयड पर पट्टी बांध रहा है। यह मिमन लोक की खास पट्टी है जो त्वचा को ठीक और सुंदर बनाती है। लॉयड समय बिताने के लिए सेना और 7वें सेनापति के शव को देखने जाता है। असल में वह डरा हुआ है और कहीं छिपना चाहता है। मिमन सैनिक लॉयड को देखकर खुश होते हैं। उत्साह चरम पर है। एक हत्यारा पेड़ पर छिपा है। उसे लगता है कि कार्टून जैसी अफवाहें सच थीं। मिमन लोक में एक रहस्यमय सेनापति है, लेकिन यह लॉयड तो मम्मी जैसा लगता है। इसमें ताकत कहाँ है? हत्यारा अपनी जान से 20 वर्ष पुराना जहरीला सुई निकालता है। लॉयड जलते समय ठोकर खाकर गिरता है, सुई चूक जाती है। हत्यारा तुरंत भाग जाता है। मिमन सैनिक सोचते हैं सेनापति कोई विस्फोटक हमला करने वाले थे, लेकिन फिर रुक गए। भरा था, थोड़ा शरीर फैलाया, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वास्तव में वो सोच रहा है, ये मिमन लोक बहुत खतरनाक है, कहीं गिरकर मरूं। हत्यारा हैरान है, उसने लॉयड के करीब होने के बावजूद हमला नहीं किया। शायद वो चाहता है कि उसके आदमी मुझे चुपके से मार डाले। लॉयड कमरे में पहुंचता है तो देखता है एरन हाथ में शराब की बोतल लिए है। तुम मेरी पीठ पीछे शराब पी रहे हो?
वो पूछता है, नए हीरो के बारे में क्या जानकारी है? छत पर छिपा हत्यारा सोचता है, क्या मुझे तुरंत नहीं मारा? और कार्टून की बात कर रहे हैं, क्या मुझे पता चल गया कि मैं कार्टून का भेजा हुआ हूं? एरन कहता है, लॉयड ये शराब आपके लिए है। लॉयड कहता है, अच्छा तो मैं माफ करता हूं, जल्दी पिलाओ। आखिरकार उसे अपनी पुरानी शराब मिल ही गई, लेकिन जैसे ही वो पीने वाला होता है, हत्यारा अपनी नाक से निकाला हुआ जहर का गोला शराब के गिलास में डाल देता है। हत्यारा सोचता है, अब तो मरोगे ही, लेकिन लॉयड ने गिलास नीचे रख दिया। यहाँ कीड़े क्यों हैं? असल में उसके दूसरे व्यक्तित्व ने गिलास फेंक दिया। जहां गिलास गिरा वहां की जमीन गलने लगती है। साफ है कि शराब में जहर था। छत पर छेद देखकर पता चलता है कि हत्यारा आया था और चुपके से जहर डाल गया। पूरी सेना अलर्ट हो जाती है। सातवां सेनापति हैरान है। सेनापति लॉयड को ही मारने के लिए हथियारा घुसाया। लॉयड डर से सिहर जाता है। मिमन लोक में न जीने की सुविधा न कोई सुरक्षा, उसे तुरंत सेनापति पद छोड़ना है। वो एरन को सांत्वना देता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हत्यारा एरन से भी ताकतवर है और उसने मेरी शराब बर्बाद कर दी। चलो एक और बोतल लाओ, दबाव कम करने के लिए। गहरे जंगल में भागता हुआ वो हत्यारा सोचता है, मिमन सेनापति कितना ताकतवर है। उसने ना तो मुझे मारा ना मुझ पर ध्यान दिया, बस मेरे साथ खेल रहा था। वो वापस जाकर कार्टून काकाशी को सब बताता है। कार्टून हत्यारे की डरी हुई हालत देखकर फैसला करता है, सीमा को वापस खींच लो। अगर वो पीछा करे तो पहले ही हमला कर देंगे, नहीं तो हम चुप रहेंगे। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है। कार्टून, मिमन सेना आ गई। नशे में धुत लॉयड सैनिकों पर अकेले ही हमलावर हो जाता है, बेरहमी से काट डालता है। वो खेल रहा होता है कि अचानक एक तलवार की लहर आती है। लॉयड उसे भी रोक नहीं पाता और खून थूकने लगता है। असल में यह लिली द्वारा दिया गया क्रिस्टल काम करता है, जो एक जानलेवा हमले को रोक लेता है। दूर मिमन शहर में लिली को क्रिस्टल के टूटने का एहसास होता है। लॉयड खतरे में है, वो तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ती है। कार्टून ने सोचा था, मेरे 10 साल से एकत्रित तलवार की लहर से तो मिमन सेनापति को मर ही जाना चाहिए था, लेकिन वो बस थोड़ा खून थूककर रह गया। इसका मतलब अफवाहें सच थी। बचे हुए सैनिक कार्टून को देखकर उम्मीद जगाते हैं, लेकिन लॉयड धीरे धीरे कार्टून के सामने पहुंचता है। तुम्हारी आंखें मेरे एक दोस्त से मिलती है, वो सचमुच मूर्ख था, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मरते समय भी साम्राज्य के प्रति वफादार रहा। और तुम्हारा ये कवच अच्छा है, चलो देखते हैं ये कितना मजबूत है। अगले ही पल लॉयड कार्टून पर वार करता है। कार्टून सिर्फ अपने शरीर की प्रतिक्रिया से बच पाता है। लॉयड की गति उसके ज्ञान से परे है। कार्टून को समझ में आता है, गति तो बहुत तेज है लेकिन ताकत कम है। मैं अपनी ताकत से सटीक वार करके इसे मार सकता हूं। लेकिन अगले ही पल लॉयड दूसरी तलवार निकालता है। कार्टून को लात मारकर दूर हट जाता है। दोनों एक दूसरे के बराबर। कार्टून सोचता है, ये अपनी असली ताकत छुपा रहा है। लॉयड सोचता है, ये बहुत ताकतवर है और लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। वह कहता है, रात हो गई, बस करो। कार्टून कहता है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, तुमने सीमा तोड़ी। लॉयड कहता है, जब तुमने 7वें सेनापति को मारा, युद्ध खत्म हो गया था, अब अपनी सीमा पर वापस जाओ। कार्टून सोचता है, मैंने तो 11वें सेनापति को मारा था, ये 7वां कहां से आया? शायद जासूसी गलत थी। वो वापस हटने को राजी हो जाता है, पहले सही जानकारी जुटाएगा। प्रथम सेनापति कहता है, अब हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, पीछे हटना अफसोस की बात है। शायद लॉयड का मन नहीं भरा। लॉयड टटोलता हुआ प्रथम सेनापति के पास आकर बेहोश हो जाता है। तब सबको समझ में आता है, लॉयड ने योद्धा से लड़ने से अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, फिर भी उसने मिमन सेना का मनोबल बनाए रखा और दुश्मन के हीरो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पहले सब सोचते थे कि लॉयड सिर्फ मिमन राजा का पालतू है, लेकिन उसने मिमन लोक के लिए इतना बलिदान दिया। मिमन राजा लॉयड को वापस ले जाता है। लॉयड की थकान देखकर दुखी होता है। लॉयड नए हीरो के बारे में जानना चाहता है। राजा कहता है, दूसरे सेनापति ने अभी जानकारी दी है। लॉयड दूसरे सेनापति का नाम सुनकर कांप जाता है। वो हर बार उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर कहता है कि राजा को ये पसंद है। राजा कहता है, डरो मत, मैंने उसे बहुत सारे काम दे दिए हैं, अब कुछ साल तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। राजा लॉयड को दस्तावेज देता है कि पढ़ ले। लॉयड पढ़ ही रहा होता है कि लिली की मीठी आवाज आती है। लॉयड को पता नहीं चलता, मैं मिमन शहर में कैसे आ गया। लिली आंसू बहाते हुए उसे गले लगाती है, तुम सुरक्षित हो, मैंने क्रिस्टल टूटने का एहसास किया, सीमा पर गई, तुम्हारे कारनामे सुने, तुमने अकेले ही हीरो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, सच में बहुत सुंदर हो। लॉयड समझता है क्रिस्टल न होता तो वह मर जाता। दस्तावेजों को देखकर वह हैरान और डरा हुआ होता है। उसका भाई हीरो बनकर आया है। लॉयड ने एरन से कहा था कि वह अपना ख्याल रखे। उसे डर था कि यह उत्साही युवक दबाव में नौकरी छोड़ न दे। उसने वादा किया था
कि इंसानी दुनिया से लौटते समय ढेर सारे स्नैक्स लाएगा। एरन भावुक हो गया था। कौन सा सेनापति अपने अधीनस्थों की इतनी परवाह करता है? जब लॉयड दरवाजे के बाहर कदम रखता है, सैनिक सख्त लहजे में कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? बिना अनुमति काउंट के महल में आना? लॉयड हल्के में कहता है, घर वापसी पर इतनी गर्मजोशी की जरूरत नहीं। काउंट के महल में सभी नौकर चाकर आदरपूर्वक उसका स्वागत करते हैं। लॉयड इस भव्यता से थोड़ा परेशान है। प्रबंधक बेल कहता है, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित लौटे, लेकिन आपके चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? लॉयड उसका हाथ हटाता है, मैं अब बड़ा हो गया हूं, कुछ नहीं होता। बेल पूछता है, यात्रा थकाऊ रही, पहले आराम करेंगे? लॉयड कहता है, पहले सम्राट से मिलना है। असली चिंता यह है कि मेरा भाई कार्टून क्या कर रहा है। दूसरी ओर ड्यूक लुकास कार्टून से पूछता है कि उसने अपने भाई लॉयड के प्रति क्या रुख अपनाया है। कार्टून कहता है, हत्यारे संघ से संपर्क कर लिया है। लुकास हंसता है, अगर ये बात उजागर हो गई तो सम्राट क्या कहेगा? कार्टून, अब तुम विद्रोहियों से संपर्क करो। वो जानना चाहता है कि ये सम्राट द्वारा मान्यता प्राप्त हीरो कितना ताकतवर है। महिला नौकरानियां लॉयड को सफेद कपड़ों में सजाकर देखती है। थोड़े और आभूषण लगा दे, मुंह में गुलाब का फूल दे दे, बस मस्ती आ जाए। लॉयड नहाने और कपड़े बदलने की प्रक्रिया में हैरान है। महिलाओं की नजरें अजीब है, सफेद वर्दी ही सही है। वह प्रबंधक को धन्यवाद देता है, तुमने घर संभाला। बेल कहता है, ये मेरा कर्तव्य है, बस ये बूढ़ा शरीर दर्द करता है। कभी कभी अकेले रात को नींद नहीं आती। सोच रहा था इस बार आपसे नौकरी छोड़ने की बात करो। लॉयड चौंक जाता है। बेल एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक है, हर काम में सक्षम। सबसे महत्वपूर्ण बात, तनख्वाह नहीं लेता, बल्कि घर के खर्चों में योगदान देता है। लॉयड उसे रुकने का आग्रह करता है। बेल कहता है, मजाक था, तुम्हें परेशान देखकर मजा आता है, यही मेरी एकमात्र खुशी है। लॉयड गुस्से में लेकिन असहाय है। वह कुछ रक्षकों के साथ रथ पर चढ़ जाता है। रथ में बैठे लॉयड को मिमन राजा और सम्राट दोनों ही डरावने लगते हैं। वर्तमान सम्राट गॉडजिला सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ था। 108 राजकुमारों में से उसने अपने 107 भाई बहनों को खुद मार डाला। उस समय महल की हर दीवार खून से लाल थी। खून से लथपथ गॉडजिला ने खुद ताज पहना था। 10 साल बीतने के बाद भी वो दृश्य हर कोई याद करता है। उसने राज्य का नाम बदलकर साम्राज्य रखा और चारों ओर युद्ध छेड़ दिए। यड का जीवन बदल गया। 10 साल के युद्ध में उसकी याददाश्त टूट फूट गई। साम्राज्य ने इंसानी महाद्वीप का 1/3 हिस्सा निगल लिया। लॉयड ने युद्ध में बड़े कारनामे किए, इसलिए वह मानद काउंट बन गया। लॉयड मिमन लोक के बारे में सोच ही रहा था कि रथ जोर से हिलता है। रक्षक दुश्मनों से लड़ रहे हैं। दुश्मन की बाह पर विद्रोहियों का निशान है। यदि लॉयड हस्तक्षेप न करे तो रक्षक हार जाएंगे। एक हत्यारा लॉयड की गर्दन पकड़ लेता है। सम्राट के कुत्ते, मैं तुझे पा ही लिया। लॉयड उस विद्रोही को देखकर दया करता है। सम्राट ने कई राज्यों को निगल लिया। जिन लोगों ने अपने राज्य खो दिए वे गुस्से में है। वे खुद ही विद्रोही कहलाते हैं, लेकिन ये बस सम्राट के लिए छोटी मोटी परेशानी है। लेकिन ये विद्रोही मेरे पास क्यों आया? मैं हीरो नहीं हूं, मैं लॉयड हूं। विद्रोही कहता है, मैं अंधा नहीं हूं, तुम्हारी शक्ल भी वैसी ही है। लॉयड तलवार निकालता है। विद्रोही तिरस्कार से देखता है। बस इतना ही ताकत, तुम हीरो हो? अफवाहें झूठी हैं, ये तो कुत्ते सम्राट का खिलौना है। तभी एक तीर आता है और विद्रोही की कुल्हाड़ी पर लगता है। विद्रोही जमीन पर गिर जाता है। पीछे आवाज आती है, लगता है आज हमें खूब मजा आएगा। ये है डेमन नाइट्स, जिसे लॉयड के दूसरे व्यक्तित्व ने बनाया था। वे उसी की तरह क्रूर है, उन्हें उत्तेजना पसंद है। विद्रोही के हाथ में गहरे घाव हो जाते हैं। वह लॉयड को गिरा देता है और भागने की कोशिश करता है। लॉयड उसके पास जाता है। बहुत बुरा, तुम्हारा हाथ टूटने ही वाला था। मैं तुम्हें जल्दी ही एक कलाकृति बना दूंगा। बीच में डेमन नाइट्स फिर होश में आते हैं। लॉयड रथ से उतरता है। कलाकृति पर कुछ कमियां हैं, इसे और सुधारना होगा। पीछे के सैनिक डर से देख रहे होते हैं। लॉयड पूछता है, अभी और दुश्मन है, उन्हें भी कलाकृति बना दूं? रथ सम्राट के महल के बाहर पहुंचता है। पहरेदार हैरान है। रथ पूरी तरह खून से लथपथ है। उसमें से खून से सने सफेद कपड़ों वाला एक आदमी उतरता है। वे उसे रोकते हैं। बिना बुलावे के अंदर नहीं जा सकते। लॉयड कोमलता से पूछता है, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? पहरेदार तब पहचानते हैं, सम्राट ने बहुत पहले से भोजन कक्ष में इंतजार कर रखा है। भोजन कक्ष में लॉयड का प्रवेश होते ही सन्नाटा छा जाता है। वो अपने भाई कार्टून के पास से गुजरता है। उसे टुकड़े शार्द की महक आती है। उसके भाई ने भी उन टुकड़ों की ताकत हासिल कर ली है। साम्राज्य का नया हीरो बन गया है। रईस लॉयड पर खून के दाग देखकर फुसफुसाते हैं। वो वैम्पायर काउंट है। ड्यूक लुकास सोचता है, अफवाहें सच लगती हैं। लॉयड योद्धा के बराबर ही है। सम्राट गॉडजिला मुस्कुराते हुए कहता है, लॉयड मेरे प्यारे सेवक, चलो अकेले में बात करें। कमरे में सम्राट कहता है, लॉयड युद्ध में वर्षों तक अग्रणी सेनापति रहा, योद्धा का साथी रहा, योद्धा के शरीर को सुरक्षित रखा। सबसे महत्वपूर्ण,
ये मीमन राजा से हार कर भी मीमनों का भोजन नहीं बना, बल्कि उनके भीतर घुस गया। सम्राट पूछता है, श्राप हटाने का कोई उपाय मिला? लॉयड समझ जाता है। सम्राट सोचता है कि उसके शरीर पर लगा पता लगाने वाला जादू ही श्राप है जो उसे कमजोर बना रहा है। तब सम्राट कहता है, लॉयड अब तुम मीमन लोक वापस जाओ, तुम्हारा असली स्थान वही है। लॉयड चौंकता है, मैं अभी वहीं से आया हूँ, फिर वापस भेज रहे हो? वह पूछता है, तुमने मीमन शहर में मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे थे? सम्राट हल्के से कहता है, वह तो बस एक असफल अर्ध हीरो था। उसके मरने से तुम्हारी मीमन लोक में स्थिति और मजबूत हुई है ना सेनापति लॉयड? लॉयड कहता है, मीमन राजा बहुत कुछ देता है, मना करना मुश्किल है। सम्राट कहता है, ये तारीफ है। तुम सोचो, मीमन लोक के भीतर घुसने वाला पहला इंसान तुम हो, ये बहुत बड़ा अवसर है। तभी लॉयड का दूसरा व्यक्तित्व प्रकट होता है। तुमने कार्टून को हीरो क्यों बनाया? वो मेरे परिवार का एकमात्र बचा हुआ सदस्य है। नहीं, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हाथों से बच निकला। बचपन से ही लॉयड बीमार रहता था। उसके सफेद बाल और लाल आंखें देखकर नौकर फुसफुसाते थे, शायद ये घर के मालिक का अपना बेटा नहीं है, शायद वैम्पायर का बच्चा है। लॉयड हमेशा सपना देखता था कि काश उसके बाल काले और आंखें हरी होती तो कोई अंतर न करता। वो पूरे परिवार की तस्वीर देखकर थोड़ी गर्माहट महसूस करता था। उसकी एकमात्र खुशी थी अपने भाई कार्टून के पीछे पीछे चलना, सुरक्षित और सुखी महसूस करना। सख्त पिता और माँ हमेशा लॉयड को घर पर रखना चाहती थी, बस सुरक्षित बड़ा हो जाए, यही बहुत है। अपने प्रतिभाशाली भाई की तुलना में लॉयड बहुत पीछे था। पिता ने सोचा कि इस बार सम्राट के भोज में लॉयड को ले जाकर शायद परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े। भाई से बात करते समय उनकी आंखों में उम्मीद चमकती थी। ये लॉयड के भीतर हीनता की भावना को और गहरा करता था, जो बाद में अपूरणीय परिणाम लेकर आया। सम्राट के भोज में सफेद बालों और लाल आंखों वाला लॉयड कुछ दुष्ट बच्चों की नजर में आ गया। पहले तो उसने सोचा कि दोस्त बन गए, लेकिन वे उसे मारते पीटते थे, कहते थे, क्या तुम नहीं जानते, अफवाह है कि तुम वैम्पायर के बच्चे हो। पास के कार्टून ने यह देखा। अपने छोटे भाई को बुरी तरह पिटता देखकर वो दौड़कर आया। लॉयड की मां को दुख हो रहा था, लेकिन लॉयड ने अपने पिता के चेहरे पर नजर डाली। उनकी नजरें और भी नफरत भरी लग रही थी। तब कार्टून ने लॉयड का हाथ पकड़ा। लॉयड ने सोचा कि भाई उसे सांत्वना देगा, लेकिन कार्टून ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को तुमसे उम्मीद नहीं है। उसके बाद से लॉयड को घर में कैद कर दिया गया। वो खिड़की से बाहर देखता, पिता, माता, भाई हंसी मजाक कर रहे हैं और वो एक पराया सा लगता था। एकमात्र नौकर उसे खाने का समय याद दिलाता था। एकमात्र मनोरंजन था भाई के साथ बोर्ड खेलना। भाई हमेशा कहता, पिता माता व्यस्त है। लॉयड जानता था कि यह झूठ है। माँ तो रात में चुपके से उसके बिस्तर के पास आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। आखिर वो एक अहमियत न रखने वाला व्यक्ति था। एक दिन दो अधिकारी आते हैं। सम्राट का आदेश है लॉयड को तुरंत युद्ध के मैदान में भेजा जाए। कार्टून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे झटक देते हैं। तुम्हारे माता पिता ने ही आवेदन दिया है। लॉयड समझ जाता है, माता पिता उसे मरने के लिए भेज रहे हैं। ठंडा दरवाजा बंद होता है, जैसे कोई चाकू उसके दिल में घोंप दिया गया हो। वो समझ जाता है कोई उससे प्यार नहीं करता, सब चाहते हैं कि वो जल्दी मर जाए। युद्ध के पहले दिन हाथ में भारी तलवार लिए लॉयड को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। सेना वाले कहते हैं, यह रईस यहाँ क्या कर रहा है, पहले ही दिन मर जाएगा। लॉयड ने मन बना लिया, जीना है। युद्ध के दिन एक एक करके साथी मरते गए। तब तक वह डरपोक था, हर दिन आग पानी में जी रहा था। फिर वह आया। तब से युद्ध के मैदान में एक संहारक पैदा हुआ। जो भी सामने आया वो ठंडी लाश बन गया। युद्ध के थकान भरे दिनों में लॉयड को घर की याद आती थी, लेकिन सालों बाद वह याद धीरे धीरे मिट गई। दूसरों को घर से प्यार भरे पत्र मिलते, वह आंसू बहाते, लेकिन लॉयड को हजारों इंतजार के बाद सिर्फ एक पत्र मिला, फ्रंटलाइन कमांडर के पद पर नियुक्ति सूचना। इसी क्षण लॉयड ने तय कर लिया, जिस घर में उसे नर्क भेजा उसे भी नर्क बनाकर छोड़ूंगा। वह वापस घर गया, उस पिता को मारा जिसने उसे मुसीबत में डाला। रोती हुई मां को देखकर बिना हिचकिचाहट के चाकू चलाया। उस पल उसे बेहद खुशी और बेहद दर्द हुआ। दर्द क्यों हो रहा था? तभी कार्टून दरवाजा खोलता है। लॉयड आंसू और पश्चाताप से भरा हुआ जमीन पर पड़े माता पिता की ओर देखता है। भाई मेरी मदद करो, दर्द हो रहा है। मदद? तुम्हारी मदद कौन करेगा? कार्टून हाथापाई करता है। लॉयड के दूसरे व्यक्तित्व की नजर में वो चाहता था कि कार्टून उसे मार डाले तो वह नर्क से मुक्ति पा सकता था, लेकिन थकान से वह गिर जाता है और कार्टून के हाथ में हथियार उठा ही था कि काउंट। भोज में लॉयड चौंक कर होश में आता है। ये डेमन नाइट्स का नेता लेना है। लॉयड अपने भाई कार्टून को देखता है। उसकी हरी आंखें, काले बाल, वो सब कुछ जो लॉयड कभी हासिल नहीं कर सका। कार्टून कहता है, मैं मिमन लोक में उस कुख्यात सेनापति से मिला। उसकी उपस्थिति ने मिमन सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया। ये देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। वो ही जानना चाहता है, क्या लॉयड ही वो सेनापति है? अगर वो सेनापति हमारी सेना में होता
तो हमारा मनोबल भी बहुत ऊंचा होता। लॉयड हंसते हुए कहता है, क्या मैं क्लोन बनाऊं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। वो टेबल पर रखी पुडिंग उठाकर खाने लगता है। ये स्वाद 15 साल बाद मिला है। कार्टून पूछता है, राक्षसों से लड़ते समय चोट तो नहीं लगी? लॉयड कोई जवाब नहीं देता। तभी ड्यूक लुकास आता है। कार्टून तुरंत झुकता है। लुकास हाथ बढ़ाता है। लॉयड पहले अपना मुंह साफ करता है। ये देखकर रईस हैरान होते हैं। बस एक मानद काउंट, ड्यूक के सामने इतना अहंकार। लुकास की नजरें कहती हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ताजपुत्र बीच में आकर बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक पीछे से कोई लॉयड को जोर से गले लगाता है। लॉयड, तुम वापस आ गए। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये राजकुमारी लेना है। दबाव से लॉयड के मुंह से पुडिंग निकल जाती है। वो लगभग खून थूकने जैसा लगता है। लेना उसका मुंह दबा देती है। चुप रहो, नहीं तो राज खुल जाएगा। सम्राट कहता है, रास्ते में हमला हुआ था, शायद भीतरी चोट है, थकान भी है। लॉयड समझाता है कि ये पुडिंग थी, लेकिन सम्राट उसे घर जाने को कहता है। तुम पर मिमन राजा का श्राप है, महल के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। लॉयड चकरा जाता है। गिरने से पहले कोई उसे पकड़ता है। वो कार्टून है। लॉयड घृणा से उसका हाथ झटकता है। जब मैं युद्ध के मैदान में मर रहा था तब तुम कहाँ थे? सम्राट उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब आराम करो। सबको लगता है यहाँ सब उससे नफरत करते हैं। लुकास कार्टून से पूछता है, तुम्हारे भाई ने भोज में गड़बड़ी की, उसी वक्त क्यों नहीं मार डाला? कार्टून कहता रहे, बात बड़ी नहीं करना चाहता। लुकास को याद आता है जब कार्टून ने उससे शरण मांगी थी तब उसके माता पिता मर चुके थे और भाई लॉयड उसे सता रहा था। लुकास ने पूछा था, तुम मेरे पास क्यों आए? कार्टून ने नीचा सिर करके कहा था, सुरक्षा के लिए। उस समय लुकास नहीं समझा था, लेकिन बाद में उस पागल लॉयड को देखकर समझ गया। लुकास कहता है, तुम मेरे वफादार कुत्ते हो, मैं तुम्हें तनिक भी दुख नहीं होने दूंगा। लॉयड काउंट के महल में पहुंचता है। दूर से ही जलने की गंध आ रही है। सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। चारों तरफ आग लगी है। क्या मेरे घर के सामने पार्टी चल रही है? पता चलता है डेमन नाइट्स यहाँ खेल रहे हैं। लॉयड पूछता है, तुम लोग मेरे घर के सामने इतना भारी भरकम खेल क्यों कर रहे हो? तभी लॉयड के हाथ में एक बम आ जाता है। वो फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है। लॉयड कहता है, तुम्हारे खिलौने पहले से बेहतर हो गए हैं। बम फटने की जगह से एक आदमी उठता है। वाह, योद्धा के बराबर कहलाने वाला लॉयड अंदाज से ही बम लौटा दिया। उसकी बाहों पर विद्रोहियों का निशान है। डेमन नाइट्स उत्साहित हो जाते हैं। सेनापति, हमें भी इसी तरह खेलना सिखाओ। लॉयड डर के मारे वहां से भागता है। विद्रोहियों ने रास्ते में भी हमला किया और अब घर को भी जलाने आ गए। मैंने कोई अत्याचार थोड़े ही किया है। बचे हुए एक विद्रोही को लॉयड जाने को कहता है। तभी प्रबंधक बेल आकाश से उतरता है। बूढ़ा होने के बावजूद बेल का हाथ बहुत सख्त है। वो विद्रोही को पकड़ लेता है। लॉयड सोचता है, पहले से ही डरा हुआ था, अब बस आराम करूं। वो प्रबंधक से जाने की इजाजत मांगता है। लॉयड ने सोचा था कि काउंट के महल में आराम मिलेगा, लेकिन उसके सामने दस्तावेजों का ढेर लगा है। पूरा नहीं होता। प्रबंधक उसे स्कूल टीचर की तरह देखता रहता है। डेमन नाइट्स एस और काउंट के सैनिक रोज झगड़ते रहते हैं। तनाव से लॉयड बस आराम करना चाहता है। प्रबंधक एक तरफ सम्राट की प्रशंसा करता है, दूसरी तरफ डेमन नाइट्स को अमूल्य रत्न बताता है। लॉयड बस सुनता रहता है। लॉयड हैरान होता है, सम्राट ने उसके पूर्वजों की जमीन वापस कर दी है। ये तो एक मानद काउंट था। असल शक्ति तो मार्क्वेस के बराबर थी, लेकिन ये जमीन उसके लिए बेकार है। जो जगह उससे नफरत करती है, उसे सम्राट से बात करनी होगी। तभी राजकुमार ताजपुत्र और सेनापति शुकू आते हैं। ताजपुत्र के मन में बात है, बहन आले को लॉयड के घर जाकर माफी मांगनी है, क्योंकि पिछली बार गले लगाते हुए लॉयड ने खून थूक दिया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बदनामी होगी। आले कहती है, भाई, तुम्हारे सिंहासन को मजबूत करने के लिए मैं लॉयड से शादी कर सकती हूँ, भले ही मैं उससे प्यार न करूं। लॉयड इन दोनों को देखकर दंग रह जाता है। तुम लोग एक साथ कैसे आ गए? ताजपुत्र कहता है, बस संयोग था। पिछली बार भोज में मेरी बहन ने तुम्हारे साथ अभद्रता की, उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं, असल में एक और काम है। ताजपुत्र ने लॉयड को दोस्ती का न्योता दिया। लॉयड सोचता है, क्या इसे कोई बीमारी है? ऐसे छोटे काम के लिए खुद आया है और सेनापति शुकू भी साथ है। अगर मैंने मना किया तो शुकू तलवार निकाल लेगा। लॉयड कांपते हुए कहता है, आज पुत्र से दोस्ती करना मेरा सौभाग्य है। ताजपुत्र धूप की तरह मुस्कुराता है। लॉयड झूठ बोलता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। ताजपुत्र जाते समय कहता है, महल आना, साथ में तलवारबाजी और चाय पिएंगे। कमरे में सिर्फ लॉयड और शुकू बचे हैं। शुकू बताता है, सम्राट पकड़े गए विद्रोहियों से उनके ठिकाने के बारे में जानना चाहता है, ताकि उन्हें उखाड़ फेंका जाए। सम्राट ने कहा है, अगर लॉयड मना करता है तो मेरी तलवार पूछेगी। लॉयड चुपचाप आगे बढ़ जाता है। शुकू को याद आता है, युद्ध के समय लॉयड की आंखों में कमजोरी थी, प्राणहीन सी। फिर अचानक वह बदल जाता था। उसकी आंखें ठंडी और दुष्ट हो जाती थी, जैसे नर्क से निकला भूत। यानी इस बच्चे में दोहरा व्यक्तित्व है। लॉयड डेमन नाइट्स को आगे भेजने का आदेश देता है। अचानक वह सीमा पर खड़ा होता है। उसके सामने लेना उत्साहित है। लॉयड सोचता है, मैं तो मना करने वाला था,
लेकिन वह मेरी टांग पकड़कर रोने लगा। बोला, हम सब एक परिवार है। प्रबंधक ने भी बाहर जाकर मन बहलाने को कहा। वह नहीं जानता कि यह मैंने चूहों को बाहर निकालने की योजना बनाई है। लेना कहता है, सेनापति तुम अकेले मिमन लोग घिसे, वहां मिमन राजा को पीटा, यह सब सच है ना? लॉयड सोचता है, कौन है यह दिन रात मेरे बारे में अफवाह? वे उस समूह से लड़ रहे हैं, उसे चोट लगी है। हम झूठा आरोप लगा सकते हैं कि इसने हम पर हमला किया और सम्राट से भारी मुआवजा वसूल सकते हैं। लॉयड घास में छिपे धनुर्धर को देखता है, उसकी दिलचस्पी जगती है। वह आदेश देता है, उसे जिंदा पकड़ो। फिर वह तीर को तोड़कर फेंक देता है। डेमन नाइट्स को कोई गोली निगलने को कहता है। जो हत्यारे पहली बार सामना कर रहे हैं वे सोचते हैं ये कोई आसान काम है। वे तलवार लेकर दौड़ते हैं। लॉयड एक छलांग लगाता है, हवा में ही एक हत्यारे पर नियंत्रण कर लेता है। बाकियों को जल्दी खत्म करो। एक हत्यारा अभी विरोध करना चाहता है कि डेमन नाइट्स उस पर टूट पड़ते हैं। हवा में खून की गंध फैल जाती है। लॉयड कहता है, इस आधे मरे हत्यारे को संभाल कर रखो, अभी मरने न दो, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? तुम सोचते हो कि नाइट बन गए हो तो सभ्यता से लड़ोगे? तुम हमेशा पागल कुत्ते ही रहोगे। दुश्मन पर रहम करना अपने प्रति क्रूरता है। अगर रहम किया तो इस दुनिया में जीने लायक नहीं हो। हत्यारा सोचता है, ये लोग भूतों से भी बदतर है। लालच में पड़कर काम लिया, वादा किया था चाहे चोट लगे आधा पैसा मिलेगा, एक वार करके भाग जाना। कार्टून सोचता है, भोज में भाई का ड्यूक से झगड़ा हुआ। भाई मेरा सबसे अधिक नफरत करने वाला है, लेकिन पहले वो मेरा सबसे प्यारा था। उसकी किस्मत का फैसला मैं खुद करूंगा। हत्यारा देखता है, लॉयड हर वार में उसके एक साथी को मार डालता है। उसकी लाल आंखें बहते खून से भी अधिक डरावनी है। समय बीतता है, हत्यारा जमीन पर कांपने लगता है। इतना पैसा पाने के लिए यहाँ आ गया। लॉयड धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है, छोटी तलवार हाथ में। मुझे तुम्हारे मालिक का नाम नहीं जानना, तुम्हारे शरीर का हर टुकड़ा काट डालूंगा। महल में सम्राट गोडजिला प्रधानमंत्री की यह बात सुनता है। सीमा पर लॉयड पर संदिग्ध लोगों ने हमला किया, वो घायल हुआ है। इस अवसर पर इलियांग राज्य ने झूठा आरोप लगाया है कि लॉयड ने उनकी दीवार पर हमला किया। सम्राट लॉयड के घायल होने की बात सुनकर भौहें सिकोड़ता है। वो योद्धा के बराबर है, यह अफवाह होगी। फिर वो ठंडी हंसी हंसता है। इलियांग जैसा छोटा राज्य मुआवजा मांग रहा है। उसकी उंगली नक्शे पर किसी जगह रुकती है। प्रधानमंत्री घबरा जाता है। युद्ध छेड़ दो, उन्हें खून पसीने की कीमत चुकानी होगी। वैसे भी मैं पूरे महाद्वीप को जीतने की योजना बना रहा हूँ। है लॉयड के दो व्यक्तित्व हैं, एक डरपोक, दूसरा पागल। एक ही व्यक्ति में दो विपरीत विशेषताएं बेहद खतरनाक है। कभी भी पागल कुत्ता बनकर अपने ही मालिक को काट सकता है। सम्राट को दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। गोडजिला धीरे धीरे कहता है, ये सब मैं जानता हूँ। मैंने स्वयं को अत्याचारी घोषित किया है, लेकिन अपने सेवकों के सामने मैं धर्मात्मा बन सकता हूँ। भले ही तुम इस समय मेरे सामने बहुत अनादर कर रहे हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। शुकू फिर भी राजी नहीं होता, लेकिन सम्राट हाथ उठाता है। वो चुप हो जाता है। सम्राट कहता है, जब लॉयड ने युद्ध में बड़े कारनामे किए और मुझसे अपने पूरे परिवार को मारने की अनुमति मांगी, इस तरह की बेहुदा मांग को मना करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। बदले में उसे योद्धा के साथ जाना था। उसने योद्धा के शव को भी संभाला और योद्धा की इच्छा का प्रदर्शन किया। इकलौता अफसोस, जब लॉयड ने अपने माता पिता को मारा तब कार्टून थोड़ा देर से घर पहुंचा, इसलिए बच निकला। लेकिन अब वो लॉयड को काबू में रखने का अच्छा उपकरण है। लॉयड कार्टून को मारना चाहता है, इसलिए उसे मेरी जरूरत है। कार्टून को जीने के लिए लुकास का कुत्ता बनना पड़ता है। ये दोनों भाई जन्म मरण का नाटक करते रहेंगे। ये बहुत दिलचस्प है। एक सपना, लॉयड के हाथों पर गर्म खून टपकता है। वह थोड़ा हिचकता है, फिर एक हाथ उसकी आंखों पर रखता है और कान में कहता है, वह तुम्हारा काम नहीं था। लॉयड करवट बदलता है, कंधे में दर्द होता है। पता चलता है कि वह सीमा घटना के बाद वापस आ गया है। प्रबंधक बेल पकड़े गए जासूस से पूछताछ करके पूरी जानकारी ले चुका है। उसे कोई जरूरत नहीं बची। उसने एक कबूतर उड़ाया है। बेल चुपचाप लॉयड के पास आकर कहता है, हथियारों के पीछे सबसे बड़ा संदिग्ध लुकास है। लॉयड मन ही मन खुश होता है। ऐसा चतुर और अमीर प्रबंधक पाकर कितनी राहत है। फिर महल में राजकुमारी लॉयड पर टूट पड़ती है। ताजपुत्र शर्मिंदा होकर नमस्ते करता है। लॉयड ताजपुत्र को बहुत औपचारिकता से जवाब देता है। ताजपुत्र कहता है, हम दोस्त हैं, इतनी दूरी क्यों? लॉयड घबरा जाता है। राजकुमारी उसके मुंह में मिठाई डाल देती है। तुम्हें दूध पिला रही हूँ। लॉयड मजबूर हो जाता है। ताजपुत्र चिंतित स्वर में कहता है, तुम फिर घायल हो गए, अपना ख्याल रखो। असल में मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। तुम जानते हो, सम्राट और मुझ में केवल 8 साल का अंतर है। अगर कभी उसे कुछ हो गया तो साम्राज्य बिखर जाएगा। लॉयड सोचता है, क्या ये सब मुझे सुनाना उचित है? वर्तमान सम्राट ने अपने भाई बहनों और उनके बच्चों को मार डाला, लेकिन ताजपुत्र और राजकुमारी को क्यों छोड़ दिया? अफवाह है कि उनके पिता पहले राजकुमार ने निसंतान 9वें राजकुमार
वर्तमान सम्राट का बहुत ध्यान रखा, इसलिए सम्राट ने उन्हें नहीं मारा। पीएच लॉयड बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। पीएच महल में भटकते हुए लॉयड किसी से रास्ता पूछता है। वह कोमल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला न केवल पीछे हटता है बल्कि छोटी तलवार से उसे घायल कर देता है। हत्यारा सोचता है, मैंने हजारों बार रिहर्सल किया था, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए था, ये तो खूनी लॉयड है। तभी कार्टून आकर हत्यारे को उठा लेता है। लॉयड अनजाने में भाई कह बैठता है। कार्टून चौंक जाता है, कब से ये शब्द नहीं सुना था। लॉयड के कंधे पर चोट देखकर कार्टून की नजरें सख्त हो जाती है। लुकास कागज उठाता है और कहता है, लॉयड सम्राट से मिलने आए थे? सच में? जरा सी हत्या की गंध से ही हत्यारे को पकड़ लिया। लॉयड सिर दर्द से परेशान है। मैं तो बस भटक गया था। ताजपुत्र और राजकुमारी लॉयड पर चोट और नक्सीर देखकर डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर आकर देखता है, लॉयड तुरंत कांपने लगता है। पिछली बार भोज में उसे देर से आने पर सम्राट ने उसे घेर लिया था। डॉक्टर मन ही मन प्रार्थना करता है, बस काउंट को कोई बीमारी ना हो। ताजपुत्र पूछता है, कैसी है तबीयत? कार्टून डॉक्टर की गर्दन पकड़ लेता है। पक्का जांच किया? शोको ठंडी आवाज में कहता है, लॉयड की चोटें मीमन राजा के श्राप के कारण है। सम्राट का आदेश है, उसे शांतिपूर्वक आराम करने दो। लॉयड शोको की ठंडी आंखें देखता है। यही मेरे खिलाफ कुछ सोच रहा है। वो ताजपुत्र से कहता है, भविष्य में ऐसा मत करना। ताजपुत्र की मुट्ठी बंद जाती है। एक एहसास, लॉयड जानता है कि श्राप ठीक नहीं हो सकता, इसलिए सबको चिंता न करने को कहता है। इतना अच्छा इंसान, लोग उससे बचते हैं, बदनामी करते हैं। रथ में लुकास सोचता है, कुछ देर पहले जो दस्तावेज देखे उसमें कहा था फिलहाल युद्ध नहीं छेड़ेंगे। लगता है बाहरी स्थिति साफ नहीं है। अपने लिए और साम्राज्य के लिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। सम्राट लॉयड की थकान देखता है। महान सम्राट होते हुए भी कुछ नहीं बदल सकता। लॉयड खून से सना हुआ भोज में आया, उसकी आत्मा को छू गया। अकेले में पता चला कि लॉयड पर मिमन राजा का अटूट श्राप है। फिर भोज में ही लॉयड मुंह से खून थूक बैठा। और वह छोटा राज्य, जब लॉयड हत्यारों से लड़ रहा था, मुआवजा मांग रहा है। और अब महल में छिपे हत्यारों ने लॉयड पर चोट की है। मेरे प्यारे लॉयड, मैं तुम्हें क्या देकर भरपाई करूं? लॉयड उस समय जमीन पर बैठा है। वह बस शौचालय जाना चाहता है। वह सम्राट से कहता है कि वह अपने पूर्वजों की जमीन वापस नहीं चाहता। सम्राट पहले मना करता है, लेकिन लॉयड के चेहरे पर वह बेचारा भाव देखकर पिघल जाता है। एक शर्त पर, तुम जियू युआन जाओ की जांच करो और उसे नष्ट करो। लॉयड मना करना चाहता है, ये बहुत मुश्किल काम है। सम्राट कहता है, ये काम मैंने लुकास को भी सौंपा है, कार्टून भी जाएगा। अगर कार्टून सफल हुआ तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। लॉयड तुरंत सक्रिय हो जाता है। सम्राट तुरंत मंजूरी दे देता है। मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा, जो भी पहले सफल होगा उसकी इच्छा पूरी करूंगा। लॉयड घर लौटता है। टेबल पर सौंदर्य चाय देखकर पूछता है, ये क्यों है? ताजपुत्र ने भेजा है। लॉयड को याद आता है कि महल में बहुत सारी सौंदर्य चाय पीने के बाद वह शौचालय की तलाश में भटक गया था। लगभग हत्यारे ने मार डाला था। फिर सम्राट ने बिला लिया, आधा दिन थाम कर रखा। काउंट, ये सम्राट का भेजा हुआ कड़वा दवा है आपकी सेहत के लिए। मैंने मीठी गोली भी रखी है। लेना आता है और लॉयड को दबाते हुए जबरदस्ती दवा पिला देती है। लॉयड का मुंह बिगड़ जाता है। जी युआन जियाओ की जानकारी देती है। लॉयड को अजीब लगता है कि विश्वास करो, खाना मिलेगा। ये कौन सा धर्म है? प्रबंधक कहता है, इतना खर्च उठाने वाला धर्म किसी साधारण रईस का नहीं हो सकता। पीछे कोई बड़ा हाथ है। लॉयड को शौचालय जाना है। लेना कहती है, सेनापति मैं भी चलूं? इस तरह लॉयड जियो युआन जाओ के क्षेत्र में पहुंच जाता है। 10 लाख बार श्राप देता है। शौचालय जाना था, यहां कैसे आ गया? लेना ने उसे शरणार्थी वेशभूषा पहना दी है। लॉयड चेतावनी देता है, मुझे एक रहस्यमय जगह जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। लेना 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी उसका पीछा नहीं कर पाती। एक शौचालय यात्री की रफ्तार क्या होती है? राहत के बाद मोड़ पर लॉयड की मुलाकात कार्टून से होती है। वो हल्का खून थूकता है। दोनों भाई फिर आमने सामने। कार्टून उसकी कमजोर बाह देखकर ठंडी नजरों से कहता है, तुम्हारा जीवित रहना शायद एक गलती है। लॉयड चाहता है कि वही कार्टून को मिटा डाले। लेना आती है, काउंट यह नया हीरो कार्टून है। वो देखती है लॉयड कमजोर है। यह मेरी गलती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं इस नीच कार्टून को यही खून से रंग दूंगी। लेना पीछे हटो। लॉयड जानता है कि लेना कार्टून को नहीं हरा सकती। कार्टून लॉयड के कंधे से टकराते हुए कहता है, मेरे प्यारे भाई, तुम जियो युआन जाओ में घुसने की योजना बना रहे हो। तुम्हारे इस काम में दखल देना खतरनाक हो सकता है। उसकी आवाज बेहद गर्म और ईमानदार है, लेकिन लॉयड के दिल को चींटियां कुतर रही है। सच में बहुत घृणित। लॉयड और लेना जियो युआन जाओ के सामने मिट्टी लगा रहे हैं। लॉयड सोचता है, तुमने कहा था साफ चलोगे, तो अब मिट्टी लगाओ। लेना मिट्टी लगाती है,
लॉयड ने लुढ़कते लुढ़कते प्रवेश द्वार तक पहुंचने की कोशिश की। वो सोचता है, इससे शरणार्थी जैसा लगूंगा। असल में वह गिरकर सचमुच दर्द से मर रहा है। लेना को वहां रोक दिया जाता है। तुम तो अमीर लगते हो, जासूस हो। लेकिन लॉयड को देखते ही ये सच में दुखिया है। गिरा हुआ, कमजोर, फटे कपड़े। दिल चाहता है इसकी देखभाल करो। लॉयड अंदर जाता है। उसे मंदिर जैसी इमारतें, मुस्कुराते पुजारी और शांतिपूर्ण लोग दिखते हैं। कोई बाहरी युद्ध बखेरा नहीं। वहां एक व्यक्ति उसे घूरता है। यहां कोई तुम्हारी शक्ल पर उंगली नहीं उठाएगा। वह लॉयड की टोपी उतारता है। उसकी लाल आंखें देखकर वह चौंकता है। ये लाल आंखें, लेकिन ये नीचा देख रहा है। इस दुनिया से निराश है। ये कुख्यात लॉयड कैसे हो सकता है? वह लॉयड को बताता है कि यहां मुफ्त रोटी और पानी मिलता है और गिरने का कारण है अत्याचारी गोडजिला ने सड़क ठीक नहीं की। लॉयड को इस संगठन में दिलचस्पी बढ़ती है। बहुत ही ठोस स्पष्टीकरण है। एक छोटी लड़की सिया आती है। क्या तुम नए अनुयायी हो? वह लॉयड को आश्वस्त करती है। यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है। लॉयड और अधिक जानकारी चाहता है, लेकिन एक छोटा लड़का उसे शक की नजर से देखता है। लॉयड सोचता है, मैं सच में अच्छा नहीं दिखता। लेना चुपके से सुनती है। लॉयड की पहचान उजागर हो गई है। लेना सोचती है, काउंट एक सम्मानित रईस होते हुए इस कार्य के लिए खुद को कीचड़ में सानता है। वो कूद पड़ा। मैं उसे कभी अकेले खतरे में नहीं डाल सकती। लॉयड एक कोने में सांस ले रहा है। अचानक पीछे से आवाज आती है। वो सोचता है कि पहचान उजागर हो गई। एक दयालु बूढ़ा उसे रोटी थमाता है। तेरी हड्डियां देखकर लगता है 6 महीने से खाना नहीं खाया। लॉयड भटकता हुआ प्रार्थना कक्ष, प्रेयर रूम में पहुंच जाता है। वहां से कार्टून की गंध आती है। फिर तुम ही। मंच पर वो महिला है जिसने पहले उससे सहानुभूति दिखाई थी। उसकी स्थिति पुजारियों से भी ऊंची है। नीचे के लोग अंधे विश्वास से उसकी हर बात मानते हैं। वो महिला दीवार पर जादू करती है। केवल चुने हुए लोग ही अंदर जा सकते हैं। लॉयड दीवार छूकर देखता है। ये रत्न है और वे जादू का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है। वो सोचता है, जियो युआन जाओ के पीछे कौन है? अगर उसने कार्य छोड़ दिया तो कार्टून को इच्छा पूरी करने का मौका मिल जाएगा। तभी एक पुजारी भागता हुआ अंदर आता है। सालिन, बाहर कोई जोर जोर से घुस रहा है। जुंजू ढूंढ रहा है। लॉयड सोचता है, जुंजू? तीसरा पक्ष भी घुस आया है। दरवाजा टूटता है। लेना अंदर आती है। वह ढूंढ रही है जुंजू। भीतर की सालिन समझ हो जाती है। बाहर हंगामा करने वाला नाइट वही है जिसे पहले निकाला गया था, और उसका जुंजू वह लाल आंखों वाला कमजोर आदमी है। ये लॉयड है। यह बदमाश। आखिर मैंने उसे पहचान लिया। सालिन सोचती है। कार्टून के अंदर आने के बाद से सुरक्षा बढ़ गई है। अगर यह कार्य सम्राट के लिए ना होता तो मैं कार्टून को वहां जांच न करने देती। लेकिन दुश्मन सामने के दरवाजे से घुस आएगा, यह किसने सोचा था? लेना जुंजू जुंजू पुकारती है। लॉयड धीरे धीरे सिर निकालता है। यहाँ जल्दी चलो। लेना घुटनों के बल गिर जाती है। वो बचपन से त्यागी गई, तिरस्कृत, बिना प्यार के बड़ी हुई। इस पल उसका दिल गर्म हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी जुंजू, बस एक शर्त है, सम्राट की आज्ञा के विरुद्ध नहीं। लॉयड को एक तांत्रिक विच की तलाश है। प्रबंधक कहता है उत्तर में मिल जाएगी। वो लेना और सैनिकों को लेकर उत्तर के कबीले में पहुंचता है। वहां कार्टून भी है। एक बूढ़ी औरत लॉयड पर पत्थर मारती है। तुम बुरे इंसान हो। लॉयड के सिर से खून बहता है। मैं बुरा इंसान हूं? बूढ़ी औरत, अच्छा बन, नहीं तो बाद में पछताएगा। लॉयड, तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत कार्टून को पकड़ती है। तुम्हारे भविष्य में तुम सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति के हाथों मरोगे। अगर जल्दी उसे खत्म कर दिया तो शायद बच जाओ। कार्टून ठंडे स्वर में कहता है, बूढ़ी औरत, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं भी इस घिनौनी दुनिया में नहीं रहूंगा। लॉयड उस औरत की पोती नीली बालों वाली लड़की लैन को लेकर वापस आता है। वह जादूगरनी है। लैन कहती है, आपकी किस्मत एक ज्वालामुखी की तरह है, और उस लड़के की, डैन, बस थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। लॉयड, तुमसे ज्यादा बात मत करूंगा। डैन, बड़े साहब, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक लड़का जिसे कबीले ने अशुभ घोषित कर दिया था, लेकिन लॉयड को देखते ही जान गया कि यही तबाही का असली स्रोत है। उसके साथ रहकर सब जीतेंगे। लॉयड, घर जाकर पालतू की तरह रखूंगा। जाते समय लॉयड आदेश देता है, आग लगाना और बचाना दोनों करना है। डेमन नाइट्स कहते हैं, सेनापति, तुम बदल गए हो। लॉयड कहता है, बहुत बकवास मत करो, ये लैन का विचार है और ये मेरे लिए अच्छा है। डेमन नाइट्स, अगर सेनापति के लिए अच्छा है तो ठीक है। जब डेमन नाइट्स ने हमला किया तो वे बहुत कमजोर लोगों से मिले, हैरान थे, हमें ऐसी बेजान जगह पर क्यों भेजा। तभी एक बच्ची सिया, जो पहले लॉयड से मिली थी, चिल्लाती है, ये हमारा घर है, अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो मुझे भी मार डालो। नाइट्स ने तलवार उठाई, लेकिन फिर गिरा दी। उनमें थोड़ी मानवता बाकी थी। अगर वे नशीली दवा ले लेते तो अपराध बोध भूल सकते थे, लेकिन ये जगह उन शरणार्थियों की आखिरी उम्मीद थी। शरणार्थी चिल्लाते हैं,
डेमन नाइट्स वैम्पायर लॉयड के अधीन है और लॉयड गॉडजिला का कुत्ता है। चर्च के भीतर लैन हैरान होकर कहती है, यह जादू है जो जादू जैसा दिखता है। लॉयड, इंसानी दुनिया में जादू कैसे हो सकता है? क्या जियू युआन जियाओ के पीछे मिमन राजा है? वह लैन से पूछता है कि उसकी असली क्षमता क्या है। लैन कहती है, अब हम अंदर जा सकते हैं। जादू के माध्यम से वे फिर चर्च में आ जाते हैं। लैन कहती है, ध्यान दो, यहाँ दरारें हैं, जादू के घेरे हैं। वह दरवाजा और ये घेरा आपस में जुड़े हैं। लेना दरवाजा खोलती है, सामने जंगल है। लैन कहती है, यह जादू है जिसने दूसरे स्थानों को जोड़ दिया है, सही रास्ता चुनना होगा। लॉयड, 10 मिनट लगेंगे, मुझे जल्दी है। वह इधर उधर घूमने लगता है। लेना उसे बैठने को कहती है। पता चलता है लॉयड गायब हो चुका है। दरवाजे के पीछे लॉयड और कार्टून आमने सामने हैं। कार्टून के हाथ में मशाल है। जमीन पर बिखरे दस्तावेज बताते हैं कि उसने जानकारी इकट्ठी कर ली है। लॉयड पूछता है, भाई तुमने जल्दी कर दिखाई। कार्टून मशाल लहराता है, आग फैलती है। लॉयड चिल्लाता है, पागल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इन दस्तावेजों की जरूरत नहीं? कमजोर लॉयड कार्टून की पकड़ से नहीं छूटता। कार्टून उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है। छोड़ो मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लॉयड सोचता है, जियू युआन जियाओ के पीछे कौन है? बैंगनी रंग किसका प्रतीक है? कार्टून, तुम लूकास के कुत्ते हो। यह सब तुम्हारी साजिश है। गुस्से में उछलते हुए लॉयड का बायां हाथ दरवाजे पर लगकर घायल हो जाता है। मुंह से खून की धार बहती है। लेना और लैन कार्टून की शक्ति से स्तब्ध है। कार्टून लॉयड को उनकी ओर फेंकता है। लॉयड का दूसरा व्यक्तित्व प्रकट होता है। कार्टून, तुम्हें मार डालूंगा। कार्टून धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहां जो हुआ उसे भूल जाओ। होश में आने पर लॉयड को याद आता है, उसने कार्टून को कुछ करते देखा। लगता है उसने कुछ छुपा रखा है। लेना अंदर आती है। लॉयड पूछता है, लैन ने जादू कैसे तोड़ा? लेना कहती है, आपने घूम घूम कर बाएं 3 बार, दाएं 2 बार चक्कर लगाया, यही तरीका था। लैन ने कहा, जुंजू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। प्रबंधक दरवाजा खोलता है। काउंट, एक महत्वपूर्ण मेहमान आया है। सम्राट का आदेश है, तुरंत महल आओ। लॉयड सोचता है, डर तो था ही, वही आ गया। व्हाट्सअप मानो, हैरानी हो रही हो, तुम्हारी मांसपेशियों का एहसास फूट पड़ रहा है। तुम जैसे चाहो खेलो, जैसे भी हो सके खेलो। तुम जानते हो, तुम्हें बस यह जानना है कि मैं तुम्हें पा चुका हूं। तुम पहले ही मुझे देख रहे हो। आंसू धड़कती आंखों में टपक रहे हैं। बहुत अस्वाभाविक लग रहा है। बेबी, तुम इसे तोड़ना चाहते हो। आई वांट टू मेक इट पॉप पॉप पॉप, यू वांट इट पॉप पॉप पॉप, उठना वांट इट। हैंडसम मी बास का एहसास। आई वांट टू मेक इट पॉप पॉप पॉप, यू वांट इट। आई नो यू नो, गेट चेक इट। Oh, I'm the main control, so I want to make it pop 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 pop. You want it pop pop pop.